हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार आपका फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस सीरीज़ में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर तुर्की के बारे में। दरअसल तुर्की इस्लामिक जगत में अपनी सेना के सहारे दबदबा जमा रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि यूरोपीय संघ के साथ तुर्की की नई बन रही है। तुर्की की सेना सीरिया के भीतर घुसी हुई है और इराक में भी हाल में कुछ ऐसा हुआ है। तुर्की राष्ट्रपति रेसिप एर्दोगान की सैन्य रणनीति से मिस्र और सऊदी अरब जैसे देश भी परेशान है। करीब 5 दशकों तक इस्लामिक जगत का मुखिया बनने की कुछ अनकही शर्तें थी। पहली, इजराइल का विरोध और बहिष्कार। दूसरी, दुनिया में जहाँ भी मुसलमान परेशान हो वहाँ नैतिक और हथियारों की मदद। तीसरी शर्त थी हर सामाजिक आंदोलन को पश्चिम की साजिश करार देना। चौथी शर्त, धर्म का सख्ती से पालन करना और कराना। लेकिन इन सब शर्तों को पूरा करने के लिए खूब पैसा भी चाहिए और अब तेल के खेल में वह बात पुरानी नहीं रही। यह एक बड़ा कारण है कि बीते 10 साल में सुन्नी जगत के सबसे प्रभावशाली देश सऊदी अरब और यूएई इस फॉर्मूले से हट चुके हैं। पेट्रोलियम आधारित अर्थव्यवस्था को ज़्यादा विविध बनाने के लिए इन देशों ने नए रास्ते अपनाए हैं। रूढ़िवादी सऊदी और अमीरात राजशाही अब नागरिक अधिकारों के मामले में उदार नज़र आने लगे हैं। लेकिन क्या फॉर्मूले से दूर होने पर इस्लामी जगत में नेतृत्व की कमी हो रही है और क्या तुर्की उसे भरने की कोशिश कर रहा है? सबसे पहले हम बात करते हैं एर्दोगान की आक्रामक रणनीति। कूटनीतिक तौर पर इजराइल और यूएई की डील का ईरान और तुर्की ने मुखर विरोध किया। ऐतिहासिक डील के तहत संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल पूर्ण कूटनीतिक संबंध की बहाली की ओर बढ़ रहे हैं। कोरोना वायरस पर रिसर्च और टेस्टिंग के लिए साझेदारी के साथ दोनों देशों ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। ईरान का विरोध नया नहीं है, लेकिन हैरान तुर्की की प्रतिक्रिया करती है। नाटो का सदस्य और इजराइल से भौगोलिक रूप से काफ़ी दूर, यह तुर्की का इस्लामिक जगत को संदेश है। ज़मीन पर तुर्की की सेना सीरिया के भीतर 30 किलोमीटर तक जा चुकी है। उत्तरी सीरिया के साथ लगने वाले 145 किलोमीटर लंबी सीमा में तुर्की सीरिया का काफ़ी हिस्सा अपने सैनिक चौकियों में तब्दील कर चुकी है। इराक में कुर्द बहुल इलाकों में घुसकर भी तुर्की ने सैन्य चौकियाँ बनाई है। एक दशक पहले तक तुर्की खुद को सबसे आधुनिक और उदार मुस्लिम राष्ट्र के रूप में देखता था, लेकिन रेसिप तैयब एर्दोगान के राष्ट्रपति बनने के बाद से तुर्की कूटनीति के एक अलग मिशन पर है। मिस्र में एर्दोगान रूढ़िवादी मुस्लिम ब्रदरहुड को बढ़ावा दे रहे हैं। यूएई और सऊदी अरब को बोराने के लिए वह कतर के साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़े रहते हैं। चाहे न्यूजीलैंड की मस्जिद में दक्षिणपंथी आतंकी हमले पर प्रतिक्रिया हो या फिर कश्मीर में भारत के रुख की आलोचना, एर्दोगान इन मुद्दों पर मुखर होकर बोलने वाले दूर देश के नेता होते हैं। इस्लाम का पालन कैसे किया जाता है, अब एर्दोगान इसकी भी मिसाल पेश करना चाहते हैं। हागिया सोफिया म्यूज़ियम को मस्जिद में तब्दील करना, उसमें दोबारा नमाज शुरू करवाकर वह इसका संकेत दे चुके हैं। वेशभूषा को लेकर बेहद उदार तुर्की में बीते एक दशक में धार्मिक पहनावे और तौर तरीकों का फैशन लौटा है। सऊदी अरब की आलोचना करने वाले एर्दोगान इस्लाम का हवाला भी देते हैं। सितंबर 2019 में जब सऊदी अरब ने साइप्रस के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए तो एर्दोगान के एक वरिष्ठ सलाहकार और पार्टी मेंबर ने कहा कि सऊदी अरब तुर्की और अन्य मुस्लिम देशों को दरकिनार कर यूरोपियनों और गैर मुसलमानों को फ़ायदा पहुंचा रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि प्रभुत्व स्थापित करने का मतलब क्या होता है, अपने सहयोगियों की आर्थिक रूप से मदद करना। समृद्धि और चमकती अर्थव्यवस्था के बिना ऐसी मदद मुश्किल है, यह बात हर पक्ष जानता है। लंबे समय तक तेल की आय के कारण सऊदी अरब और यूएई इस ड्राइविंग सीट पर बैठे रहे, लेकिन नई खोजों ने दुनिया की तेल पर निर्भरता कम कर दी है। लिहाजा अब वैकल्पिक मॉडल खड़े किए जा रहे हैं। पश्चिम के पहले से ही साझेदार रहे सऊदी अरब और यूएई अब इस सहयोग को पर्यटन, मेडिकल और बैंकिंग सेक्टरों तक ले जा रहे हैं। सऊदी अरब और यूएई के बहिष्कार के बीच तुर्की ने अपनी सेना को कतर में तैनात कर दोहा को भरोसा दिलाया है कि वह निडर रहे। इसके बदले कतर ने तुर्की में करीब 15 अरब डॉलर का निवेश किया। लंबे वक्त तक आर्थिक समृद्धि के लिए यूरोप पर निर्भर रहे तुर्की अब चीन से भी उम्मीदें लगाए बैठा है। फ़िलिस्तीन, कश्मीर और रोहिंग्या के मुद्दे पर गरजने वाले एर्दोगान उइग़ुर मुस्लिम्स के मुद्दे पर संतुलित आलोचना करते हैं और फिर डैमेज कंट्रोल के लिए चीन का दौरा भी करते हैं। चीन के शिनजियांग प्रांत में तुर्क मूल के उइग़ुर मुसलमान रहते हैं। कभी वे प्रांत में बहुसंख्यक थे, लेकिन अब अल्पसंख्यक हैं। चीन पर आरोप लगता रहा है कि वह उइग़ुर के मुसलमानों को हिरासत कैंपों में रखकर उनका ब्रेन वॉश कर रहा है। बीजिंग ऐसे आरोपों से इनकार करता रहा है। ऑटोमन साम्राज्य की महान गाथा के जरिए तुर्की फिर से राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे रहा है। वहीं उसका पार्टनर कतर न्यूज़ चैनल अल जज़ीरा और कतर फाउंडेशन के जरिए दुनिया के सामने एक सॉफ्ट छवि तैयार करने में जुटा रहता है। विदेशों में निवेश और फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेज़बानी पाना इस नीति का ही हिस्सा है। दोस्तों, दबदबे की इस लड़ाई में सीरिया, इराक, लीबिया और यमन जैसे देश पिस रहे हैं। यमन में 2015 में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। एक तरफ यमन की सेना है तो दूसरी तरफ विद्रोही, लेकिन इन दोनों पक्षों की आड़ में
वहाँ सऊदी अरब और ईरान लड़ रहे हैं। सीरिया में भी ईरान और असद सुन्नी विद्रोहियों को सत्ता से दूर रखना चाहते हैं, वहाँ उन्हें रूस का समर्थन हासिल है। वहीं तुर्की असद के विरोधियों की मदद करता है। अरब जगत में कुर्दों के खिलाफ कार्रवाई कर अंकारा खुद को रहनुमा के तौर पर पेश करता है। अब अगर हम ईरान की बात करें तो इस्लामी जगत में ईरान भी एक बहुत मजबूत धुरी है। शिया बहुल ईरान भी चाहता है कि वह मुस्लिम जगत का नेतृत्व करे। इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए तेहरान इजराइल के साथ लंबे समय तक तीखे ढंग से उलझा रहता है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम के जवाब में सऊदी अरब कह चुका है कि अगर तेहरान एटम बम विकसित करने की तरफ बढ़ रहा तो वह भी ऐसा करने के लिए मजबूर होगा। वहीं इजराइल भी नहीं चाहता कि ईरान एटमी ताकत बने। इराक और अफगानिस्तान की खर्चीली और नुकसानदेह जंग झेल चुका पश्चिम बिल्कुल नहीं चाहता कि वह मध्य पूर्व में सैन्य रूप में कोई दखल दे। 2011 में अरब वसंत यानी कि अरब स्प्रिंग के बाद पैदा हुए हालात और उससे उभरा आतंकवाद अब मध्य पूर्व की हकीकत है। वास्तव में वक्त के साथ इसके ज़्यादा विस्फोटक होने का खतरा है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।